मैं हूं अंकित अवस्थी। वैसे तो हम अमेरिका के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो भारत का कभी साथ नहीं दिया। एक अमेरिकी राष्ट्रपति हुए जिनका नाम रिचर्ड निक्सन था। रिचर्ड निक्सन भारत पर चीन को हमला करने के लिए उकसाया और भारत को पाकिस्तान पर हमला ना करने के लिए हर तरह का दबाव दिया। लेकिन हां, किसिंगर जो इनके पूर्व एनएसए हैं, वो कहते भी आए कि अमेरिका ना किसी देश का दोस्त है ना शत्रु है, वो तो केवल अपने इंटरेस्ट का हित का ख्याल रखता है। लेकिन हाल ही में एक ऐसा वाकया हुआ जिसमें यह पता चला कि भारत का नुकसान पहुंचाने के लिए और पाकिस्तान का बचाव करने के लिए अमेरिका चीन तक को भारत से युद्ध लड़ने के लिए उकसा दिया था। यह जानकारी हाल ही में एक वाटरगेट स्कैंडल की फाइल ओपन होने पर बाहर निकला। आज के सेशन में जिस हम घटना का जिक्र कर रहे हैं, यह वाटरगेट स्कैंडल के नाम से बहुत ही बद तरीके से चर्चित घटना है। और इस चर्चा में आज आपको हम बताएंगे कि कैसे रिचर्ड निक्सन ने चीन को कहकर के भारत पर हमला करने के लिए कहा था। इस घटना को आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में अमेरिका में यह फाइल ओपन हुई है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंटेक्स्ट को अमेरिका के लिहाज से ताजा, जो आप में से बहुत सारे जेनजीर और मिलेनियम जितने भी हैं वो इस बात को समझ पाएंगे कि जब 1998 में कारगिल युद्ध की हम बात 1999 में हम कारगिल वार की बात करते हैं, तब एक घटना बहुत बड़ी जिक्र में आती है और वो ये कि इंडिया ने कारगिल के अंदर जो पाकिस्तानी पहाड़ पर आकर बैठ गए थे उनकी लोकेशन मांगने के लिए अमेरिका से लोकेशन मांगी थी कि भैया बता दो दुश्मन कहां बैठा हुआ है। लेकिन अमेरिका ने हमें अपने जीपीएस की लोकेशन नहीं दी थी और भारत ने उसी से प्रेरणा पाते हुए अपना खुद का जीपीएस, जिसे आप नाविक के नाम से बोलते हैं, वो बना लिया था। अर्थात अमेरिका ताजा घटनाओं में भी अगर आप याद रखते हैं तो भारत की अपेक्षा पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए ताजा घटनाओं में भी देखा गया है। ये तो कुछ दिनों पुरानी घटना है जब वो बदल करके भारत के साथ आता हुआ दिखने लगा है। साथियों, बाइडेन हो या ट्रंप हो, मतलब बाइडेन डेमोक्रेटिक, ट्रंप रिपब्लिक, ये दोनों के दोनों वो लोग रहे हैं, ये अपने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए जब मौका मिला पाकिस्तान के साथ जाकर खड़े हो गए। इसके पीछे तर्क बहुत से हो सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ इनका क्या लालच है, इस पर कभी और भी डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन हां, जिस देश को इजीली खरीदा जा सके, जिसकी ईमानदारी बहुत आसानी से बिक सके, वो देश जो स्ट्रैटेजिकली जियोपॉलिटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पर बैठा हो, जहां से चीन को, रूस को काउंटर करना आसान हो, वो लोकेशन पाकिस्तान की रही है। पाकिस्तान में करप्शन इतना ज्यादा कि आज तक वहां कोई प्रधानमंत्री 5 साल पूरे नहीं कर पाया, मल्टीपल टाइम सैन्य तख्ता पलट हो गया। तो वो हमेशा अमेरिका के लिए एक बहुत इजी केक रहा है, उनको पलटना, उनके यहां पर राज अपना चलाना, ये कब सब कुछ वहां पर आसान रहा है। यह बड़ा कारण है कि वो पाकिस्तान प्रेमी रहा है। ऐसे ही एक अमेरिकी राष्ट्रपति हुए जिनका नाम रिचर्ड निक्सन था। रिचर्ड निक्सन का एक बहुत बड़ा मामला उजागर हुआ जिसका नाम था वाटरगेट मामला। रिचर्ड निक्सन के इस वाटरगेट मामले का हाल ही में खुलासा जब हुआ तो पता चला कि उसमें रिचर्ड निक्सन अपने जूरी के सामने यह कमिट कर रहे हैं कि मैंने चीन से कहा था कि भारत पर हमला कर देना अगर यह पाकिस्तान पर हमला करता है तो। कौन सा हमला? जब इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। तो क्या घटना थी? क्यों रिचर्ड निक्सन की इंदिरा गांधी जी से नहीं बन रही थी और इंदिरा गांधी जी से वो इतना क्यों चिढ़ता था कि बदजुबानी करता था? कौन सी वो घटना थी जिसमें इंदिरा गांधी जी आयरन लेडी बनकर बाहर निकली जब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सेकंड विश्व युद्ध के बाद सबसे अधिक सैनिकों को सरेंडर करवा दिया था? वो सारी घटना आपको आज के कंटेक्स्ट में मैं बताने जा रहा हूं। आपको ये तो घटना याद होगी कि 1971 में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को तोड़ करके बांग्लादेश बना दिया था। हमने कई बार इसकी चर्चा की है। लेकिन उसी 1971 में प्रेशर टैक्टिक के अंदर इन महाशय ने चीन को कहा था कि भारत पर हमला करो। न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर आप 8 फरवरी का देख रहे हैं। ये जब पेजेस खुलकर आए तो इसमें यह जिक्र आया कि मैंने भारत पर हमला कराने के लिए चीन को उकसाया था क्योंकि मैं पाकिस्तान को बचा नहीं पा रहा था। भारत ने क्या कर दिया था पाकिस्तान के साथ? ऐसा क्या हो गया था? घटना आप सभी को ध्यान है कि 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के अंदर पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा याह्या खान के नेतृत्व में बहुत सारी यातनाएं की जा रही थी। मार्च 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट नाम से एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें वो बांग्लादेशी या फिर वो पूर्वी पाकिस्तानी बंगाली मुसलमान जो पश्चिमी मुसलमानों के खिलाफ थे उनको कुचलवा के मरवा दिया था। लगभग 30 लाख बंगाली मुस्लिमों को मार दिया गया था जो कि पूर्वी पाकिस्तानी हुआ करते थे। जनता में उबार गुस्से के रूप में निकला। बड़ी मात्रा में जो गुस्सा कर रहे थे वो मारे जा रहे थे, जो नहीं कर पा रहे थे वो भारत आ जा रहे थे। भारत इस बात से लगातार परेशान हो रहा था। बड़ी संख्या में आसाम में, पश्चिम बंगाल में लोग बंगाली घुसे आ रहे थे, बांग्लादेशी, मतलब पूर्वी पाकिस्तानी लोग घुसकर आ रहे थे। भारत इस बात से परेशान कि बोले भाई इतने सारे लोग अगर भारत में आ जाएंगे तो भारत की सामाजिक सुरक्षा का क्या होगा, हमारे यहां पर योजनाओं का क्या होगा, हमारा तो सारा की सारा डेमोग्राफी बिगड़ जाएगा। तो भारत इस बात को लेकर अंतरराष्ट्रीय मंचों में पहुंचा, बहुत से राष्ट्रों से मिला, राष्ट्राध्यक्षों से मिला, बातचीत करी कि साहब देखो ये सब दिक्कतें हो रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से मिलने भी इंदिरा गांधी गई 1971 से पहले ही और उनसे कहा कि साहब ये घटना हो रही है, पाकिस्तान ये सब कर रहा है। तो रिचर्ड निक्सन ने उनकी बात को नहीं सुना और उनको कहते हैं 2005 में किसिंगर और
इसके बीच में, रिचर्ड निक्सन के बीच में जो बातें हुई थी ना, वो भी, किसिंगर उस समय एनएसए हुआ करते थे 1971 में अमेरिका के, तो किसिंगर और रिचर्ड निक्सन के बीच की बातचीत भी 2005 में रिकॉर्ड जो है वो बात लीक हो गई थी, जिसमें वो भारत को गंदा देश बताते हुए और इंदिरा गांधी जी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उस रिकॉर्डिंग में सुनाई पड़े थे। मतलब ये नफरत करते थे इंदिरा गांधी जी से। खैर, इंदिरा गांधी जी से नफरत की एक बड़ी वजह थी, क्योंकि इंदिरा जी ने साफ कह दिया था कि साहब देखो, वो जो घटना पाकिस्तान में घटित हो रही है उससे भारत प्रभावित हो रहा है, आप पाकिस्तान को बोलकर या तो उसे रुकवाइए, नहीं तो फिर हम जाकर के पूर्वी पाकिस्तान में एंट्री करेंगे। बार बार अमेरिका ने हमको धमकाया कि आप ये नहीं कर सकते, आप पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, अगर आपने ऐसा किया तो भीषण परिणाम होंगे। भारत ने कहा हम अपनी सुरक्षा के लिए तो जिम्मेदार हैं ना, हम अपनी सुरक्षा करेंगे, और भारत ने की भी यही। 3 दिसंबर 1971 को भारत ने युद्ध में प्रवेश किया, 13 दिन के अंदर 16 दिसंबर 1971 में युद्ध खत्म कर दिया, 93,000 बांग्लादेशी सैनिकों को सरेंडर, पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करवा दिया। पाकिस्तान की ये दुनिया में, मतलब कहा जाए कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में या तो समर्पण किया था कभी सैनिकों ने, दुनिया में सेकंड सबसे बड़ा अगर समर्पण हुआ कभी, मतलब सरेंडर अगर किसी ने किया तो वो ये था। इस पूरी घटना के दौरान जो हो रहा था, जब भारत युद्ध में एंट्री किया, उस समय रिचर्ड निक्सन चीन को फोन कर दिए और कहा कि देखो, मेरा बेड़ा पहुंच रहा है भारत को बंगाल की खाड़ी में घेरने के लिए, तुम तब तक एक काम करो कि भारत पर हमला कर दो। हालांकि चीन ने उस पर कोई प्रतिक्रिया तब तो नहीं दी थी। ये जो पूर्वी पाकिस्तान वाला एरिया था, इसको काउंटर करने के लिए चीन को उकसा दिया गया था कि तुम सुनो, हमला करने के लिए अंदर घुसो, क्योंकि मेरी मदद पहुंचने में देर हो रही है, भारत के खिलाफ मैं पाकिस्तान की मदद नहीं कर पा रहा हूं। एक सबसे जरूरी बात, और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़ें तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे, ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत जब एंट्री किया ना, उस समय पर इस व्यक्ति ने अपनी तरफ से एक जहाज जिसका नाम यूएसएस एंटरप्राइज था, वो बंगाल की खाड़ी में भेज भी दिया कि यह युद्धपोत आ रहा है भारत के खिलाफ हमला करने के लिए। लेकिन इंदिरा गांधी जी इससे पहले ही इसका इलाज कर चुकी थी। उन्होंने अगस्त 1971 में ही यूएसएसआर के साथ में 20 साल का एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट कर लिया था कि यदि हम पर अमेरिका या चीन की तरफ से कोई हमला होता है तो रशिया यानी सोवियत रूस उस समय का हमारे साथ युद्ध लड़ेगा। ऐसे में सोवियत रूस ने गुप्त रूप से पहले ही पनडुब्बियां बंगाल की खाड़ी में भेज दी थी। अमेरिका का यूएसएस एंटरप्राइज बंगाल की खाड़ी में आने की चेष्टा ही छोड़ दिया कि अगर वहां गए तो हम युद्ध में भड़क जाएंगे और शीत युद्ध के अंदर अमेरिका और सोवियत रूस आमने सामने आ जाएंगे। परिणाम क्या निकला कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति जो इंदिरा गांधी जी की थी वो कामयाब हुई। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी की तमाम जो यात्राएं उन्होंने की, उस यात्राओं का फायदा यह हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान 16 दिसंबर को जब हमने पाकिस्तान के टुकड़े ही कर दिए तो बांग्लादेश के रूप में मान्यता प्राप्त कर गया। भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को जब उठाया तो पूरी दुनिया इस बात के समर्थन में आ गई कि निश्चित ही यह बहुत बड़ा ह्यूमन क्राइसिस था और पूर्वी पाकिस्तान को एक नए देश के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। यह रिचर्ड निक्सन की एक डिप्लोमेटिक हार तो थी ही, यह इंदिरा गांधी जी का ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में एक आयरन लेडी के रूप में स्थापित करने वाली घटना भी थी। अब जब यह लेटर बाहर निकल कर आता है, 7 पेज का एक सील्ड वाटरगेट डॉक्यूमेंट बाहर आता है, अमेरिका के अंदर यह उजागर होता है, तो पता चलता है कि उन पर इस तरह के प्रेशर भी थे कि चाइना भी उनको युद्ध करने के लिए धमकी दे रहा था कि मैं तुम पर हमला कर दूंगा। 1962 में पहले ही हमला किया हुआ था। इतनी सारी जियोपॉलिटिकल टर्मोइल के बावजूद भी हमारे देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उस समय अमेरिका की एक नहीं सुनी और पाकिस्तान की 2 फाड़ कर दी। यही कारण है कि इंदिरा गांधी जी को आज आप आयरन लेडी के रूप में याद रखते हैं। इस घटना को अमेरिकी इतिहास में शर्मिंदगी के रूप में लिया जा रहा है कि उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति का डिप्लोमेटिक सूझबूझ कितना कम था कि जहां एक और तो वो अपोजिशन के खिलाफ सेंध मरवा रहा था और दूसरी तरफ जियोपॉलिटिक्स में वो यही नहीं समझ पा रहा था कि किस पक्ष का साथ देना चाहिए। यह बात पता कैसे चलती है, उसके लिए थोड़ा सा कंटेक्स्ट इतिहास से निकालकर मैं आपको लेकर आता हूं। यह जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग का नाम है वाटरगेट। ये वाटरगेट नाम की बिल्डिंग वॉशिंगटन डीसी के अंदर स्थित एक बिल्डिंग है। होटल हुआ करती थी ये बिल्डिंग। यहां पर बाइडेन वाली पार्टी के यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी का ऑफिस हुआ करता था। बाइडेन तो अब रहे हैं, उस समय पुरानी बात बता रहा हूं। होटल में ऑफिस चला करता था अपोजिशन पार्टी का। रिचर्ड निक्सन उस समय ट्रंप वाली पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति हुआ करते थे। उनको 1972 में इलेक्शन कैंपेन में उतरना था। आसान तरीके से यह समझिए कि 1969 में रिचर्ड निक्सन अमेरिकी राष्ट्रपति बने थे।
1972 में उन्हें दोबारा चुनाव में उतरना था। 69, 70, 71, 72 4 साल अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल रहता है। 72 में जब वो दोबारा चुनाव में उतरने वाले थे, उस समय अपोजिशन पार्टी की तैयारी क्या चल रही है, वो चुनाव लड़ने के लिए क्या कुछ तैयारी कर रही है, क्या प्लानिंग कर रही है, क्या रिचर्ड निक्सन के बारे में सोचती है, उनकी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए इस होटल में सीक्रेट तरीके से माइक सेट कर दिए गए थे सुनने के लिए। कई सीआईए के एजेंट जो अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए व्हाइट हाउस से काम कर रहे थे, उन्हें नियुक्त कर दिया गया था। यानी कि सरकारी संस्था का दुरुपयोग करते हुए, अपने सत्ता में रहते हुए अपोजिशन की पूरी तरह से जानकारी जुटाने का उन्होंने प्रयास किया था। यह बात खुलती भी नहीं, लेकिन कहते हैं कि पार्किंग गैरेज के अंदर एक गार्ड हुआ करता था, नाइट वॉचमैन फ्रैंक विल्स। उसे एक गेट पर टेप चिपका हुआ दिखा, सिंपल जो टेप होता है, उसने उसको हटा दिया। उसको एक रूटीन घटना लगी। वो दोबारा जब वॉक करके आया, टेप दोबारा लिखा मिला, तो उसको समझ में आया कुछ तो गड़बड़ है, कि कोई तो इस कुंदी पर टेप इसलिए लगा के चला जा रहा है ताकि इस गेट को खोला जा सके। पार्किंग के अंदर से होटल के अंदर गुप्त रास्ते का वो पार्किंग गेट था। उसने इस बात को पुलिस को बताया कि मुझे कुछ अजीबोगरीब लगा है। पुलिस जब आसपास जांच करने बैठी तो उसे 3 संदिग्ध आदमी मिले, और उन 3 संदिग्ध आदमियों के पास कुछ ऐसी डिवाइसेस मिली जो सुनने में काम आती थी, जो उनके पास में खुफिया तरीके के कैमरे। जब पुलिस और ज्यादा जानकारी करने जुटी तो पता चला कि ये तो सीआईए के एजेंट हैं, और ये सारे के सारे सीआईए एजेंट काम कर रहे हैं राष्ट्रपति के लिए। और काम क्या कर रहे हैं कि डेमोक्रेट्स की तैयारी क्या चल रही है वो देख लेता हूं। तो ये काम जब बाहर निकल कर आया तो शुरुआत में इसे मना कर दिया रिचर्ड निक्सन ने, अरे ये मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, कुछ नहीं है, फलाना फालतू की बातें हैं। लेकिन अपोजिशन इस बात को लेकर चुनाव में सख्त हो गया कि नहीं साहब, ये झूठ बोल रहे हैं, हमारी ये सारी खुफिया जानकारी ले रहे थे। 1972 में इन्होंने केवल आरोप के नाम पर अपने कई मंत्रियों का इस्तीफा दिलवा दिया कि ये सब झूठ है, अगर इनको ऐसा लगता है तो लो मैं इस्तीफा दिलवा देता हूं। चुनाव में जाने से पहले इन्होंने खूब सारे इस्तीफे दिलवा दिए। 72 में जब खुद चुनाव में उतर रहे थे, जनता को लगा यार कितना अच्छा ईमानदार आदमी है, इसके ऊपर आरोप लगा तो इस्तीफे दिलवा दिए, सिक्योरिटी एजेंसी से ये करवा दिया, वो करवा दिया। सब ऐसा चुनाव में उतरे तो चुनाव में पब्लिक सेंटीमेंट इनको विजेता घोषित कर गया। मतलब चुनाव जिता दिया कि यार इसने कितने सैक्रिफाइस किए, अपने कई मंत्रियों के इस्तीफे दिलवा दिए केवल इसलिए कि साहब हम देखो कितने पाक साफ हैं। यह बात जब बाहर निकल कर आई कि काम करवाने वाला व्यक्ति ही ये था, यह बात निकल कर आई इनके कार्यकाल के दूसरे राउंड में, जब दूसरी बार राष्ट्रपति चुनकर वापस आए तो 73 में इनका ही एक वकील एफबीआई से बोल दिया कि वो जो टेप रिकॉर्डर आपने रिकॉर्ड किए थे ना, जो रिकॉर्डिंग्स थी वो पब्लिक करवा दो। तो इनका वकील जब पब्लिक करवा दिया, वो असल में इनकी खिलाफत कर गया था। वो पब्लिक रिकॉर्ड जब करवाया तब पता चला कि ये सारा कारनामा रिचर्ड निक्सन के इशारों पर हो रहा था। जनता में भयंकर उबाल हुआ, अमेरिका के अंदर सीनेट में महाभियोग लाया गया और अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अमेरिकी इतिहास में यह पहली बार था कि कोई सिटिंग प्रेसिडेंट इस्तीफा दे रहा था, तो रिचर्ड निक्सन वो व्यक्ति थे। 74 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब ये कंटेक्स्ट क्यों बताया जा रहा है? अमेरिका में कहा जाता है कि ये वाटर गेट के पीछे जो गेट शब्द लगा है ना, होटल के पीछे गेट, आजकल तो ये हो गया कि स्कैंडल अगर कहीं भी लगा हो तो कोयले के पीछे गेट लगा दो तो स्कैंडल की मतलब कोलगेट की बात हो रही है। गेट पूरी दुनिया में एक सिनोनिम बन गया इस बात का कि अपराध अगर स्कैंडल रूपी कहीं हो रहे हैं तो गेट शब्द यूज कर दो। तो वाटर गेट एक ऐसा मामला निकल कर आया। ये रिचर्ड निक्सन नाम का व्यक्ति बहुत ज्यादा कोर्ट प्रोसीडिंग्स में गया, इसको बहुत सारी जगह पर पूछा गया, बुलाया गया, तुमने क्या क्या अपराध किए। भाई जब एक बार पता चल गया कि तुम अपराधी हो तो कोर्ट की जूरी ने, सीनेट की जूरी ने, इन्हें ग्रैंड जूरी ने बुला बुला के ग्रिल किया। इनसे बहुत सी बातें, इनके कार्यकाल की भी बातें खोद खोद कर पूछी गई कि बताओ क्या क्या था, तुमने उस समय क्या किया, कैसे किया। ये सब बातें इनसे जब पूछी गई तो इनके सारी बातें रिकॉर्ड करके ग्रैंड जूरी ने अपने पास रखी। उनमें से इनके कुछ वो कार्यकाल भी जो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बातचीत कर रहे थे, वो भी ग्रैंड जूरी के पास लॉक थे। बात 72 की है, आज आप 2026 में चल रहे हैं, 50 साल लगभग बीत चुके हैं। ऐसी स्थिति में उस समय की जो बातें हैं वो अभी रिलीज हुई हैं। 7 पेज सीक्रेट डॉक्यूमेंट के बाहर निकल कर आए हैं। इस वाटरगेट स्कैंडल में इनके द्वारा कन्फेस जो बातें की गई थी, कुल मिलाकर ग्रैंड जूरी के सामने, प्रोसिक्यूशन टीम और ग्रैंड जूरी के सामने रिचर्ड निक्सन के उस 1971 के दौरान के जो स्वीकारोक्ति थी, जब वो बाहर आई तो यह पता चलता है कि भारत ने अपने आप को कम संसाधनों के साथ भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक रूप से कितना मजबूत रखा। यह बात आज इस बात की गवाह बनती है। आप लोग इस घटना को कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।